नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज हम बात करेंगे वैसे तो बिहार की, क्योंकि ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी हों, जितना भी ये बीजेपी, मोदी, आरएसएस विरोधी कैंप है, इसमें अब हताशा का लेवल बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका है। तेजस्वी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक ऐसी घोषणा कर दी जो आज तक किसी राज्य में जमीन पर उतरी नहीं और कभी किसी ने इतनी बड़ी बात कही भी नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हम एक कानून बनाएंगे 20 दिन के भीतर। और कानून क्या बनेगा? हर घर को हम सरकारी नौकरी देंगे। अब आप अंदाजा लगाइए साहब, बिहार में कितने घर होंगे, कितने परिवार रहते होंगे? क्या कोई भी सरकार, कोई भी राज्य सरकार हर घर को सरकारी नौकरी दे सकती है? क्या ये प्रैक्टिकल है, संभव है? लेकिन ये हताशा का आलम है। ऐसा लगता है कि उनको रिजल्ट साफ-साफ दिखाई दे रहा है, और अगर ये रिजल्ट उनको साफ-साफ दिखाई दे रहा है और वो अपना अंतिम दांव चल रहे हैं, मैं इसको अंतिम दांव ही कहूंगा, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए। अभी तो नॉमिनेशन भी नहीं, प्रत्याशी भी तय नहीं, सीटें भी तय नहीं। दोनों गठबंधनों में किसको कितनी सीटें लड़नी है, कौन कौन चेहरे होंगे, अभी घोषणा पत्र भी आने बाकी हैं। उससे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम ऊंचे ऊंचे दांव लगा रहे हैं। और हमें याद रखना चाहिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक झटका जरूर लगा है, लेकिन उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन 3 में अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रही। और ये 3 राज्यों में सरकारें कैसे बनी हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं, बाबू तोरसेकर भी बता चुके हैं। किस तरीके से आरएसएस ने जमीन पर काम किया है, किस तरह की रणनीति बनाई गई है, और ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये जो उनके नारे थे, उन्होंने भी बहुत काम किया है। तो मेरे साथ आज के शो में जुड़ रहे हैं भाऊ तोरसेकर जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। तो सीधे जुड़ लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भाऊ, बहुत नमस्कार। स्वागत है। वीरेंद्र जी, नमस्कार। बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। भाऊ। सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कुछ चीज मुझसे साझा की, तो मुझे लगता है कि आप सीधे दर्शकों से ही साझा करिए, इस समय क्या चल रहा है बिहार में। मैंने आपको फोन इसलिए किया था कि कल से पर्चा भरना शुरू हो जाएगा पहले राउंड का, तो उसमें सीट का बंटवारा फाइनल आया कि नहीं, क्योंकि मैं खबरें ढूंढते रहता हूँ और कहीं नहीं तो कांटेक्ट भी करता हूँ। तो आपने जो बताया, मुझे चिराग की बात बताई, तो चिराग हो या मांझी हो या कुशवाहा हो, अगर सयाने है तो जिस जो सीटें मिलती है, समझो चिराग को 20-22 सीटें भी मिलती है, तो उनको वो स्वीकार करके चुनाव में लग जाना चाहिए। क्योंकि अगर 20-22 सीटें भी मिलती है तो उसमें से 18 तक आ सकती है। मैं बोल रहा हूं क्योंकि एक बात आप समझ लो कि जिस ढंग से पिछले 3 महीने से ज्यादा आरएसएस के ग्रुप्स काम कर रहे हैं और उन्होंने जिस ढंग से काम चलाया, मैं तो आपको बार बार बोलता रहा कि महाराष्ट्र होने के बाद जो प्लानिंग करने वाला जो ग्रुप था, वो यहाँ शपथ विधि तक भी महाराष्ट्र में नहीं रुका था, वो दिल्ली गया था। और उनमें से कुछ लोग
बिहार के लिए भी रवाना हुए थे। तो वहां काम पहले से प्लानिंग में शुरू हुआ था। दिल्ली चुनाव के बाद बहुत सारे 3 महीने पहले से बिहार के बाहर से कम 15,000 से ज्यादा 20,000 तक आरएसएस का कैडर बिहार पहुंचा है, और इंडिपेंडेंट ऑफ बीजेपी। इसमें कोई बीजेपी वाला नहीं है, बीजेपी वाला अल्टीमेटली आरएसएस वाला होता है। लेकिन जो मैं 15,000 से ज्यादा आरएसएस का कैडर बोल रहा हूं, उनको बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। उनको एक आदेश दिया गया है कि हमें 243 सीटें जीतनी हैं। उम्मीदवार कौन सा होगा मालूम नहीं, लेकिन जो जो एनडीए का उम्मीदवार होगा उसको जिताना है। वो बीजेपी का रहे, जेडीयू का रहे या चिराग का रहे, उससे मतलब नहीं। इस ढंग से जो काम हुआ है। और दूसरा उसका एक पैमाना ये है कि जो कैडर गई है उसने कम से कम 2 या 3 बार हर वोटर से बात करनी है। हर वोटर से कम 3 बार बात होनी चाहिए। आपको जेडीयू और जो एनडीए गवर्नमेंट पटना में है, उन्होंने पिछले 20 साल में क्या दिया है, मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 10-11 साल में आपको क्या दिया है, आपके घर क्या पहुंचा है, आपके जिंदगी में क्या पहुंचा है, आपके जिंदगी में क्या रिलीफ मिला है, मिला या नहीं मिला? नहीं मिला तो बताओ क्या नहीं मिला है। इस तरीके से हर वोटर से कम आधे घंटे से लेकर 1-1.5 घंटे तक रिएक्शन होनी चाहिए, डिबेट जैसी रिएक्शन। उसका मतलब उसके दिमाग पर ये असर होना चाहिए। ये तो मैंने आपको पहली 2-3 बार बताया है, लेकिन आज मैं जो आपको मैंने बोला वो जो है बात, वो अजीब है। कल ही मेरी एक आरएसएस के बड़े कार्यकर्ता नेता है, उनसे बात हुई। उन्होंने जो कुछ कैडर गया है वो किस ढंग से काम करता है, उसके फीडबैक के लिए जो आइडिया इस्तेमाल किए, वो तो मैं चकित हो गया। वो बोले कि तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर, जिनका कोई बड़ा नाम नहीं है, ऐसे यूट्यूबर्स को काम पे लगाया है कि हम बताएंगे कि इस गांव में जाओ, इस तहसील में, इस गांव में जाओ, तुम्हारे आसपास के 10-15 किलोमीटर में ये गांव आता है, वहां जाओ, वहां की महिलाएं, किसान काम, खेती में काम करने वाला मजदूर, किसान, कोई दुकान चलाने वाला छोटा बिजनेसमैन, उससे बात करो। हम साथ नहीं होंगे, आप ले लो उनका इंटरव्यू और वो यूट्यूब पर दिखाओ। उसका यूट्यूबर को पैसा मिलेगा, ये पैसा देने की व्यवस्था वगैरह की है, लेकिन ये फर्स्ट हैंड है। तो कल जब बात हो गई, उसके बाद मैं इंटरनेट पर कल से ढूंढ रहा हूं, जिनका नाम नहीं है, नाम नहीं है ने ओमकार चौधरी हो, भाऊ तोरसेकर हो, अभिषेक हो, ऐसे नाम वाले नहीं, जिनका नाम नहीं, लोकल लेवल पर वो चलता है। ऐसे लोगों के वीडियो में ढूंढ ढूंढ कर 7 या 8 में देख चुका हूं। वो आम जनता से बोल रहे, बच्चियां है स्कूल की, कॉलेज की बच्चियां है, कॉलेज के बच्चे लड़के हैं, गांव की खेती में काम करने वाली महिला है जो 10,000 रुपए की सब्सिडी दे चुके हैं, ऐसी महिलाएं, उनसे बात किया है। और उनसे जो रिएक्शन आया है उससे पता चलता है कि आरएसएस का कैडर कितनी नीचे तक अपनी आइडियाज लेकर परकोलेट हुआ है। तो इसलिए कल से मैं वो ढूंढ रहा था, और 3 महीने से जो काम चल रहा है उसके रिजल्ट क्या है, वो ऐसे जो आप अननोन, आपने कभी नाम सुना नहीं, ऐसा वीडियो है, और उस पर अगर बिहार की जनता बात कर रही है ऐसा दिखाई दे तो सुनो, आपको पता चलेगा वो क्या है। वो महिलाएं, उनको एक वाक्य, एक सेंटेंस भी ढंग से बात नहीं, लेकिन नहीं, मोदी रहना चाहिए, मोदी ने राशन दिया है, ये जो बात करते उनको एक सेंटेंस पूरा बोलने नहीं आता। ऐसी जो रिएक्शंस है वो सुनो। और दूसरी बात है, उनका इंटरव्यू लेने वाला कौन है देखो, वो अच्छा जर्नलिस्ट है, वो बात छोड़ दो। ऐसे जिनका आपने नाम नहीं सुना लेकिन उसको वीडियो दिखाई दे रहा है, तो वो सुनो
तो आरएसएस कहां तक परकोलेट हुआ पता चलता है। तो उनका आरएसएस का टारगेट 243 सीटें जीतने का है, और ऐसा टारगेट होता है तब महाराष्ट्र में क्या हुआ आपने देखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एनडीए के साथ रहकर अगर चिराग 20-25 सीटें भी लेते हैं तो अच्छा है, उसमें से 20 एमएलए निकल कर आएंगे, आपकी पॉलिटिकल ताकत बढ़ जाती है। तो ये समझना जरूरी है। बीजेपी अलग से काम कर रही है, एनडीए अलग से काम कर रही है, लेकिन आरएसएस ने जो काम किया है वो मैं आपको समझा रहा हूं, और उसका परिणाम हमने महाराष्ट्र और हरियाणा में देखा है, दिल्ली में देखा है। दिल्ली में भी देखा है, दिल्ली में देखा है, यस। तो इसलिए मैं मानता हूं कि आज एनडीए में जो पार्टियां दल है उनके हिसाब में अगर चिराग जैसे 25 सीटें आ रही है, मांझी को 6 सीटें मिल रही है, तो वो लेनी चाहिए, क्योंकि उस 6 में से शायद 5 सीटें आ जाएगी, 6 की 6 आ जाएगी। ये इतना परकोलेशन हुआ है, जैसा मैंने आपको उस वक्त बताया था कि बटोगे तो कटोगे, गांव गांव तक, बाड़ी बस्ती तक पहुंच गया था। तो इसलिए मैं मानता हूं कि अगर चिराग को थोड़ा दिमाग है, बुद्धि है, तो ये पुराने तरीके से बीजेपी को रोकने की कोशिश ना करे, ना कुछ ज्यादा मिलेगा ऐसे भ्रम में ना रहे, अगर नहीं तो उसके सिवा जाएंगे, क्योंकि काम पहले से शुरू हो चुका है, जमीन बनी हुई है, मेहनत हुई है, बस एक 28-30 दिन में बोना है और काटना है। बिल्कुल सही बात भाव आपने कही है, और एक रिमार्केबल जानकारी भी दी है, सूचना दी है कि एक्चुअल में जो पहले तौर तरीके नहीं अपनाए गए वो तौर तरीके अपनाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि एसआईआर का विरोध, वोट चोरी का अभियान 15-16 दिन तक पूरे बिहार में नहीं, जहां जहां वो हरी पट्टी है, आप समझ गए होंगे जब मैं हरी पट्टी की बात कर रहा हूं, केवल उसमें राहुल गांधी का घूमना और अपने साथ तेजस्वी को लेना। लेकिन राहुल गांधी जैसे ही बिहार से निकले वैसे ही तेजस्वी को एहसास हुआ कि ना एसआईआर जमीन पर कहीं कोई मुद्दा है, ना ये वोट चोरी, ये सब हवाई हैं, ये केवल राहुल गांधी के दिमाग की उपज है, और उनको अलग से अपनी यात्रा निकालनी पड़ी। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करके उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम 20 दिन में ये फैसला कर देंगे, कानून बना देंगे कि हर घर को सरकारी नौकरी देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा अगले 20 महीने में हम हर घर को सरकारी नौकरी दे देंगे। तो ऐसा कौन सा जादू की छड़ी लेकर के आएंगे, कुछ आप बता सकते हैं क्या वीरेंद्र जी? देखिए, मूलभूत बातें पहले कर लें। भारत के किसी भी राज्य में जो सरकारी नौकरियां हैं वो उस राज्य की आबादी का 1.5 to 1.7% है, 2% से नीचे हैं किसी भी राज्य में। ये आंकड़ा अभी भी चल रहा है, 2% किसी भी राज्य में नहीं है। यूपी की आबादी 25 करोड़ है, सरकारी कर्मचारी 16 लाख हैं। अब आप हिसाब लगा लीजिए। तो और तेजस्वी यादव का ये बयान कि हम कानून बना करके ऐसा करेंगे, तो पहली बात तो ये दावा ही झूठा है। इस तरह का कोई कानून जो है अगर 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 असेंबली पास भी कर देगी तो वो उससे आगे नहीं बढ़ेगा, गवर्नर के आगे नहीं जाएगा। और आर्टिकल 256 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय अधिकारों को लेकर के स्पष्ट हर एक के अधिकार निर्धारित हैं, और ये भी निर्धारित है कि एक राज्य सरकार अपने जीडीपी के अनुसार कितना कर्जा ले सकती है और कितना किस मद में क्या खर्च कर सकती है, उसकी लिमिट लेट डाउन है। अटल जी के समय एक कानून बन गया था, एफआरबीएम, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। और अभी दिल्ली में पिछले महीने सीएजी की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सारे राज्यों के वित्त सचिव मौजूद थे। उसमें सारे राज्यों का जो है कच्चा चिट्ठा रखा गया था कि किस राज्य के ऊपर कितना कर्ज है और कौन सा राज्य कर्जों पर कितना ब्याज दे रहा है।
तो ये जो उनका जो आश्वासन है, ये उनकी हताशा की पराकाष्ठा का प्रमाण है। और याद करें आप, पिछले चुनाव में 2020 में इन्होंने कहा था हम 10 लाख नौकरी देंगे, और ये सरकार में आ गए थे, और ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे, और वो सरकार 2 साल भी नहीं चल पाई, और नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ लिया कि भैया भर पाए हम आपसे, हम आपके संग सरकार नहीं चला पाएंगे। वो फिर बीजेपी घर लौट आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है, 1991 22 जुलाई को मनमोहन सिंह ने बजट पेश किया था, और नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह ने भारत का इतिहास बदल दिया था, और समाजवाद को सदैव के लिए दफन कर दिया गया था। 35 साल बाद भी तेजस्वी यादव ये नहीं समझ पाए कि सरकार अब अर्थव्यवस्था की ड्राइवर नहीं है। अब ड्राइवर जो है प्राइवेट सेक्टर है और मार्केट है, और राज्य सरकार और सरकार, केंद्र या राज्य, वो केवल क्रिटिकल सेक्टर में ही उसकी भूमिका रहेगी। बाकी सारा काम सरकार जो है प्राइवेट पार्टीज को इन्वॉल्व कर रही है। जिस बड़े पैमाने पर डिफेंस में और ड्रोन में और स्पेस इंडस्ट्री में, सैटेलाइट में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ा है पिछले 10 सालों में, उसने तो चमत्कार पैदा कर दिया है। तो तेजस्वी के पास अब कुछ देने को नहीं है, कुछ नया कहने को नहीं है। और जो उनके पास जाति जनगणना का नारा था, और हालांकि जनगणना का अधिकार केवल केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार नहीं करा सकती, फिर भी नीतीश कुमार ने कराई और कहा ये सर्वे कराया है। और जिस तरीके से अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने ये मान लिया कि जनगणना के साथ जाति की जनगणना भी होगी, तो भारत में जाति द्वेष, विष फैलाने का, आग लगाने का जो सबसे बड़ा हथियार था राहुल गांधी और इंडी अलायंस के पास, वो भी केंद्र ने उनसे छीन लिया है। तो आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ना तो आत्मविश्वास का भाव था, ना राहत का भाव था, और ना ही कोई आक्रामकता थी। लग रहा था जैसे कोई चुनाव के पहले एक कोई कर्मकांड, एक रिचुअल निभाना होता है, वो उसी रिचुअल को निभा रहे थे। और अब जो है बिहार के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया है। कल्याणकारी नीतियों का जो लाभ जनता तक सीधे पहुंच रहा है, ये जनता जो पिछले 35 साल से उसको जाति का झुंझुना पकड़ाया जा रहा था, अकेले जाति के बल पर उन्होंने देखा कुछ हो नहीं रहा है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद कल्याण वेलफेयर योजनाओं का लोगों तक लाभ पहुंचा है, अभी पिछले महीने जो 75 लाख महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में 7-7 हजार रुपए का जो पैसा दिया गया है, सेल्फ हेल्प स्वयं सहायता समूह का काम करने का, उसने तो चमत्कार ही पैदा कर दिया है कि लोग हैरान हैं कि बिना किसी रिश्वत के ये हमारे खाते में पैसा कैसे आ गया। तो ये तो अब बिहार की राजनीति बदल रही है, और बिहार में जाति आधारित जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जात आधारित जो अस्मिता की राजनीति है, वो यूपी में भी कमजोर हुई है, बिहार में भी कमजोर हो रही है, और यूपी में तो बीएसपी निपट ही गई इसके कमजोर होने से। समाजवादी पार्टी को भी इसका दर्द महसूस हो रहा है। तो जो राजनीति वो 60 साल से कर रहे थे, उन्होंने उसको फिर से नया नाम दिया पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अरे ये राजनीति तो लोहिया के जमाने से हो रही है, 60 के दशक से। ये 60 साल बाद आप उसको नया नाम क्यों दे रहे हैं? तो अब जो है तो अब जो है बिहार में जो वास्तविक जो इंक्लूसिव राजनीति है, जो समावेशी राजनीति है, अब वो टेक ऑफ स्टेज पे आ चुकी है, और ये चुनाव ये बता देगा कि वो टेक ऑफ कर गई है। क्योंकि बिहार में, और मैं तो मानता हूं कि बिहार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने चुनाव के 3 महीने पहले ही घोषणा कर दी कि हर परिवार को, हर व्यक्ति को, हर कनेक्शन होल्डर को 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इसका मतलब बिहार में अब इतनी बिजली जा रही है ना, तभी तो फ्री बिजली का वादा आप कर रहे हैं, और इसका लाभ सितंबर से मिलना शुरू भी हो गया। जी। तो बिहार में बिजली आ गई।